अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग CS 604 जो है लेक्चर नंबर 16 से लेकर लेक्चर नंबर 18 तक जो है वो कवर करेंगे। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे जो टॉपिक आता है वो है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट सर्च एल्गोरिथम का। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली SJF लिखा हुआ है। तो यहाँ पे कहता है जी SJF इज एन ऑप्टिमल एल्गोरिथम बिकॉज इट डिक्रीज द वेट टाइम। ये क्या करता है, आपके वेट टाइम को डिक्रीज कर देता है फॉर शॉर्ट प्रोसेस। जो प्रोसेस शॉर्ट होते हैं, जो छोटे प्रोसेस होते हैं, उनका वेट टाइम जो वो डिक्रीज कर दिया जाता है, और जो आपके बड़े प्रोसेस होते हैं उनका जो वेट टाइम है वो इंक्रीज कर देता है ये। ठीक है जी, बात मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि जो प्रोसेस छोटा होता है उसका वेट टाइम ये कम कर देता है, उसको यानी कि कम वेट करना पड़ता है, और जो लॉन्ग प्रोसेस होते हैं उनका वेट टाइम ये बढ़ा देता है, उसको ज्यादा वेट करना पड़ता है। उसके बाद राउंड रॉबिन एल्गोरिथम क्या होता है? राउंड रॉबिन एल्गोरिथम जो होता है ये स्पेशली डिजाइन किया जाता है टाइम शेयरिंग सिस्टम के लिए। इसके अंदर क्या होता है कि हर प्रोसेस को एक फिक्स टाइम जो है वो एलोकेट कर दिया जाता है, जिसे हम लोग यहाँ पे टाइम क्वांटम और टाइम स्लाइस कहते हैं। ठीक है जी, सो ये बेसिकली जो टाइम फिर एक प्रोसेस को दिया जाता है, फिर वो उसके अंदर ही अपनी एग्जीक्यूशन जो है वो कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, सो और यहाँ पे कुछ नहीं है मजीद करने वाला। आपके लिए यहाँ पे प्रोसेसर दिए गए हैं और उसके बाद ब्रश टाइम दिया गया है। अब यहाँ पे देखें जी, प्रोसेस यहाँ पे दिए गए हैं, आपने यहाँ पे टर्न अराउंड टाइम निकालना है और वेटिंग टाइम निकालना है। टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम कैसे निकालते हैं? प्रोसेस आपके पास गिवन है, टर्न अराउंड टाइम आपने निकालना है। टर्न अराउंड टाइम निकालने का तरीका आसान है यहाँ पे कि जहां पे एक प्रोसेस जाके लास्ट टाइम कंप्लीट हुआ है तो आपने वहां पे जाके उसका टाइम नोट कर लेना है। जैसे अभी यहाँ पे मैं P1 देखूं तो P1 मेरे पास यहाँ पे लास्ट पे देखें कहाँ पे आ रहा है, लास्ट में यहाँ पे आ रहा है, और इसकी यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है 134। तो ये आपका टर्न अराउंड टाइम यहाँ इसका P1 का 134 होगा। इसके बाद यहाँ पे P2 चेक करिएगा तो P2 यहाँ पे 37 है, तो यहाँ पे देख लें P2 पहली बार 37 है, उसके बाद यहाँ पे देखें कहीं दोबारा एग्जीक्यूट हुआ है, नहीं दोबारा नहीं आया, तो ये 37 आ गए यहाँ पे, क्योंकि ये क्वांटम फिक्स है ना इसकी, इसलिए ये देखें बार बार आपके प्रोसेसर यहाँ पे ऐड हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो प्रोसेस कंप्लीट होता है वो तो दोबारा ऐड नहीं होता। उसके बाद यहाँ पे P3 जो 162 है, तो यहाँ पे देख लें जी ये P3 यहाँ पे लास्ट टाइम आया, ये देखें P3 यहाँ पे भी आया एक बार, क्योंकि उसका फिर टाइम काउंट पूरा हो चुका था तो फिर वो दोबारा इसके अंदर आ गया। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे देखें तो ये 162 इसकी है टर्न अराउंड टाइम, तो यहाँ पे 162 आ गया। उसके बाद ये P4 किस तरह 121 है, तो ये 121 लिख दी गई। ठीक है जी, उसके बाद वेटिंग टाइम कैसे निकालते हैं? आपने वेटिंग टाइम निकालना तो सिंपलेस्ट का उसका तरीका होता है कि जो टर्न अराउंड टाइम होता है उसको माइनस कर दें आप सिंपली ब्रश टाइम से। ये टर्न अराउंड टाइम आपका निकल आया, अब इसका माइनस करते जाएं उसके ब्रश टाइम में से। ब्रश टाइम आपको यहाँ पे ऊपर गिवन किया गया है ये वाला। ठीक है, ये ब्रश टाइम में से आप इसको माइनस करते जाएं तो आपका ये वाला आंसर जो है सारे के सारे निकल आएंगे। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ पे मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम दिया गया है। मल्टी लेवल क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में होता क्या है कि हम अपनी जो क्यूज होती हैं उनको सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, कि जो आपकी रेडी क्यू होती है उसको सेपरेट कर दिया जाता है मल्टीपल क्यूज के अंदर। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे लेक्चर नंबर 17 आ गया। लेक्चर नंबर 17 के अंदर भी जो है हमारे जो प्रोसेस होते हैं वो क्यू के अंदर ही मूव हो रहे होते हैं। If a process uses too much CPU, then it will move to a lower priority process queues. अगर एक प्रोसेस जो है वो टू मच CPU यूज करेगा तो उसको मूव करवा दिया जाएगा लो प्रायोरिटी क्यू के अंदर। तो ये भी आपने याद रखना है, बेसिकली किसके अंदर होता है ये, आपके मल्टी लेवल फीडबैक क्यू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम के अंदर होता है ये। ओके, उसके बाद यहाँ पे मजीद देखता हूँ अगर कोई चीज आपके करवाने वाली है तो मैं आपको वो भी यहाँ पे करवा देता हूँ। उसके बाद ये फार्मूला बस आपने याद रख लेना है कि डिटेल्स का फार्मूला क्या होता है। और यहाँ पे प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन दी गई है। कंकरेंट प्रोसेस और थ्रेड्स ऑफ्टन नीड टू एक्सेस द शेयर डाटा और शेयर रिसोर्सेज। इफ देयर इज नो कंट्रोल एक्सेस टू शेयर डाटा, इट इज नॉट ऑफ्टन पॉसिबल टू ऑब्टेन एन इनकंसिस्टेंट स्टेट ऑफ दिस डाटा। कहते हैं कि जब आप कंकरेंट प्रोसेस यूज कर रहे होते हैं तो आपने शेयर रिसोर्सेज भी यूज करने होते हैं, आपने शेयर डाटा भी यूज करना होता है। लेकिन अगर शेयर डाटा के ऊपर, शेयर रिसोर्सेज के ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं होगा आपका, तो इसमें इस इनकंसिस्टेंट जो है वो आ जाएगी। लेकिन आपको यहाँ पे अगर कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है तो आपको एक ऑर्डर बनाना पड़ेगा, और उस ऑर्डर के मुताबिक ही फिर जो है वो प्रोसेस जब एग्जीक्यूट होंगे। तो इसको यहाँ पे हम लोग प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं। ठीक है जी, कि आइटम 1 आई है, फिर उसके बाद 2 आई है, फिर 3 है, तो फिर वो 1 बाय 1 उसको उसके अंदर इंटर हो रहे हैं और उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। रेस कंडीशन, रेस कंडीशन में क्या होता है,
रेस कंडीशन हमारे पास यहाँ पे ये लिखिए, सेवरल प्रोसेस कैन एक्सेस एंड मैनिपुलेट द सेम डेटा concurrently and the outcome of the manipulation depends on the particular order in which access take place is called race condition। अब इसमें होता क्या है कि जो सेवरल प्रोसेस होते हैं क्योंकि वो सेम डाटा को यूज कर रहे होते हैं तो कंकरेंटली काम कर रहे होते हैं, एक साथ काम कर रहे होते हैं, तो आपने बेसिकली एक ऑर्डर बनाना है कि आप पहले ये काम करेगा फिर उसके बाद जो है वो ये वाला काम करेगा। जैसे पहले प्रोड्यूसर R1 काम करेगा फिर उसके बाद कंज्यूमर R1 काम करेगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम आ गई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जो बेसिकली सिचुएशन के अंदर आती है। क्रिटिकल सेक्शन हमारे पास बेसिकली एक ऐसा सेक्शन होता है जिसके अंदर आपका जो प्रोसेस होता है वो अपडेट हो रहे होते हैं, वो शेयर हो रहे होते हैं, वो अपनी लाइब्रेरीज को अपडेट कर रहे होते हैं, अपनी फाइल डेटाबेस को अपडेट कर रहे होते हैं। इसे बेसिकली हम लोग क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम क्यों कहते हैं मैं आपको वो बता देता हूँ। क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम इस वक्त अक्कर होती है कि जब मल्टीपल प्रोसेस जो होती है वो सेम ही टाइम पे एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाते हैं और वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर होना शुरू हो जाते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम लोग खत्म करने के लिए यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम्स जो है वो उसके अंदर एक ऑर्डर मेंटेन करते हैं। ऑर्डर कैसे मेंटेन किया जाता है? ऑर्डर के मुताबिक क्या है कि ओनली वन प्रोसेस अलाउड टू एग्जीक्यूट इन इट्स क्रिटिकल सेक्शन, के अगर सिर्फ एक ही प्रोसेस जाए क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, सो ईच प्रोसेस मस्ट फर्स्ट रिक्वेस्ट टू परमिशन इंटर इनटू द क्रिटिकल सेक्शन। के फिर क्या होगा कि फिर एक प्रोसेस जब इंटर होने लगा क्रिटिकल सेक्शन के अंदर सबसे पहले वो रिक्वेस्ट करेगा। क्रिटिकल सेक्शन के अंदर इंटर होने के लिए जब रिक्वेस्ट करेगा तो हम कहेंगे एंट्री सेक्शन, और जब उसका बाकी सेक्शन बच जाएगा उस कोड का वो हमारे पास कहलाएगा रिमाइंडर सेक्शन। यहाँ पे हमें ये दिखाया गया है कि ये देखें, ये आपका एंट्री सेक्शन होता है, ये आपका क्रिटिकल सेक्शन होता है और ये आपका बाकी का सारा रिमाइंडर सेक्शन होता है। ठीक है जी। उसके बाद इसका सोल्यूशन यहाँ पे आया क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम का, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। म्यूचुअल एक्सक्लूजन के अंदर क्या हुआ? म्यूचुअल एक्सक्लूजन के अंदर ये कहा गया कि एक प्रोसेस जो है एक टाइम पे एक ही प्रोसेस जो है वो आपके क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर हो। ठीक है जी। और एक प्रोसेस जब निकल आए वहां से देन ही दूसरा प्रोसेस एंटर हो। उसके बाद प्रोग्रेस, ओनली दोज प्रोसेस दैट आर नॉट एग्जीक्यूट इन देयर रिमाइंडर सेक्शन कैन बी पार्टिसिपेट इन द डिसीजन ऑन व्हिच विल एंटर इनटू द नेक्स्ट क्रिटिकल सेक्शन एंड दिस सिलेक्शन कैन नॉट बी पोस्टपोन्ड इंडेफिनिटली। अब इसमें होता क्या था, इसमें सिर्फ वो प्रोसेस जो रिमाइंडर सेक्शन के अंदर एग्जीक्यूट नहीं हो रहे होते थे वो एक डिसीजन करते थे कि अब नेक्स्ट बेसिकली किस प्रोसेस ने जाना है। बाउंडेड वेटिंग में क्या होता है? बाउंडेड वेटिंग में ये होता है कि हम बाउंड कर देते हैं कि एक प्रोसेस सिर्फ को एक लिमिट तक ही जो है वो अलाउ किया जाता है कि वो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर इंटर हो सके। ठीक है जी। अब ये नहीं है कि एक ही प्रोसेस बार बार रिक्वेस्ट करी जाए। उसके बाद यहाँ पे दो सोल्यूशन और निकाले गए, एल्गोरिथम्स निकाले गए इसके ऊपर, एल्गोरिथम और 1 और एल्गोरिथम 2। एल्गोरिथम 1 जो है बेसिकली इसके अंदर क्या हुआ, द फर्स्ट अप्रोच लेट द प्रोसेस शेयर अ कॉमन इंटीजर वेरिएबल टर्न इनिशियलाइज टू 0 और 1। अब इसके अंदर क्या हुआ कि एक ना कॉमन इंटीजर वेरिएबल यूज किया गया। उस कॉमन इंटीजर वेरिएबल का दो वैल्यू सेट की है कि एक 0 और एक 1। अगर तो उसकी वैल्यू 1 होती थी तो हम कहते थे कि प्रोसेस जो है वो उसको अलाउ कर दिया गया कि वो चला जाए क्रिटिकल सेक्शन के अंदर और जाके एग्जीक्यूट हो जाए। अगर वो 0 रिटर्न करता तो इसका मतलब है कि उसको क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाने की इजाजत नहीं है। ठीक है जी। उसके बाद एल्गोरिथम 2 बनाया गया। उसके अंदर क्या हुआ, द वेरिएबल वैल्यू इज रिप्लेस्ड विद एन अरे बुलियन फ्लैग हुज एलिमेंट्स आर इनिशियलाइज्ड विद ट्रू और फॉल्स। अगर तो वो फ्लैग ट्रू होता था तो हम कहते थे कि प्रोसेस जो है वो अपने क्रिटिकल सेक्शन के अंदर जाने के लिए तैयार है और वहां पे जाकर एग्जीक्यूट हो जाता था। ये हमारे पास एल्गोरिथम 2 दिया गया है। यहाँ पे ये ट्रू होता था, यहाँ ये फॉल्स होता था। फिर सिचुएशन में क्या होता था भाई यहाँ पे दिखाया गया है आपको। ट्रू होने की सूरत में क्रिटिकल सेक्शन के अंदर चला जाता था और फॉल्स होने की तरफ में रिमाइंडर सेक्शन के अंदर। तो ये वही दिखाया गया है यहाँ पे। तो ये हमारे पास यहाँ पे लेक्चर नंबर 18 और लेक्चर नंबर 19 जो है वो कवर हो चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो की समझ आएगी। फिर भी कुछ दिन में क्यूरी हो, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए इजाजत दीजिए जी। अल्लाह हाफिज़ और अस्सलाम वालेकुम।